Hello students, welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. स्टूडेंट्स, आपको आज इस PDF वीडियो फाइल में क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो आपका एक्सप्लेनिंग चल रहा है, इसमें आपको हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको पूरा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस वीडियो से कोई इशू हो आपको तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं इसे और इम्प्रूव कर सकूं और आपको बेटर टीचिंग दे सकूं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, पिछले आपके जो थर्ड वीडियो बना था उसमें हम लोग आपको इस विलेज पालमपुर की स्टोरी में बताए थे ओवरव्यू में कि इसका ओवरव्यू क्या है। भाई, विलेज कैसा दिखता है देखने में, ओवरव्यू उसका अवलोकन करें तो वहाँ देखते हैं कि जो बेसिक प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, चाहे प्राइमरी सेक्टर से वो रिलेटेड हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से, चाहे सर्विस सेक्टर से, तो उन तीनों एक्टिविटी वहाँ पालमपुर में होती हैं। और इसको इंट्रोडक्शन में हम लोग ये भी देखे थे कि पालमपुर विलेज को हम लोग इंट्रोड्यूस कराए थे कि जो पालमपुर विलेज है वो आपका कैसा दिखता है, कैसा उसका लोकेशन है, कैसा है वो विलेज का। तो वेल मेंटेन कनेक्टेड रोड है, जिससे ट्रांसपोर्टिंग सर्विस वहाँ जो है अच्छी तरह से चलती है। इसके बाद वहाँ तीनों सेक्टर भी एक्टिविटी की जाती हैं। तो पालमपुर विलेज के अलावा कुछ जो है बड़े विलेज भी उस रोड, वेल मेंटेन रोड से कनेक्टेड हैं, और टाउन एरिया भी कनेक्टेड है। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज कंटिन्यूटी चलती रहती हैं। और इसके अलावा वहाँ पर पालमपुर विलेज में जो वहाँ के फैमिली मेंबर हैं गांव के, वो 450 फैमिली मेंबर हैं, और भिन्न भिन्न कास्ट के से बिलोंग हैं। तो कुछ अपर कास्ट के हैं, कुछ मीडियम कास्ट के हैं, कुछ एससी या दलित कास्ट के भी लोग बिलोंग करते हैं वहाँ से। तो उनका सिचुएशन, उनका लोकेशन गांव में कैसा है, कैसा उनका जो है घर है, कैसे बने हुए हैं, ये भी आपको इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस कराए थे। तो वहाँ पर और अदर फैसिलिटीज़, एजुकेशन की, हेल्थ सेंटर का कैसा है, गवर्नमेंट सेक्टर ही उस पर उसकी जो है जिम्मेवारी ले रही है, या प्राइवेट सेक्टर के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, इसको भी मैं बताया था। इलेक्ट्रिसिटी की कैसे आई, वहाँ किसान कैसे इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉफिट गेनिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भूमिका किस किस क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में होती है, जैसे फार्मिंग हो गया, ट्यूबवेल चलाने में। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको ऑपरेट करने में जो इलेक्ट्रिसिटी की रोल है। इसके अलावा घर में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। ये सब चीज़ पहले ही वीडियो में, थर्ड वीडियो में बताया गया था। तो पालमपुर एक कैसा है, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी विलेज है, जहाँ पर ये सब तीनों एक्टिविटीज़, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड सेक्टर यानी टेरिटरी सेक्टर का सर्विस सेक्टर भी होता है। इसके बाद आपका टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं भी एक्सप्लेन कर दिया था। लैंड, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसके कंट्रीब्यूशन ऑफर में मैं बता भी दिया था कि लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेज एंड सैलरी मिलता है, फिजिकल कैपिटल जो 2 फॉर्म में कैटेगराइज हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इसको अंतर्गत जो कंपोनेंट हैं उसको भी मैं कैटेगराइज कर दिया था, उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया था। इसको आप पढ़ते चलिए, जो पिछले वीडियो बनाया गया है। और इसके अलावा अगर देखें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो हैं ही, किसी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत एक वाइटल रोल है। इसके अलावा अगर फार्मिंग इन पालमपुर देखें तो खेती वाले एरिया में, सेक्टर में क्या होता है, लैंड होता है मेन। तो लैंड क्या है,
पालमपुर जो लैंड है, वहाँ लैंड है तो वो फिक्स है। तो फर्स्ट आपका ये है फार्मिंग इन पालमपुर में फर्स्ट टॉपिक है लैंड इज फिक्स्ड। लैंड कैसे फिक्स्ड है? क्योंकि कल्टीवेटेड जो लैंड है वो क्या है, फर्टाइल है। तो फर्टाइल लैंड का फॉर्म को चेंज करने में बहुत लॉन्ग जो है ड्यूरेशन से होता हुआ आया है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन से होता हुआ आया है तो लैंड क्या है, फिक्स्ड है। और उसको अगर वास्ट लैंड को अगर फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना है तो वो लॉन्ग पीरियड के बाद ही फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट होता है। इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है अधिक से अधिक इरिगेशन फैसिलिटीज़ को स्टेबलाइज करते हैं और नेचुरल मैनर का यूज करते हैं। कई तरीके से फर्टाइल लैंड को बनाया जाता है। वास्ट लैंड से फर्टाइल लैंड को कन्वर्ट करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ और नेचुरल मैनर का एक अहम भूमिका होता है। इसके थ्रू ही लॉन्ग टर्म में हम लोग वास्ट लैंड से फर्टाइल लैंड को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये तो लॉन्ग टर्म के बाद ही होगा वास्ट लैंड से फर्टाइल लैंड। तो अगर प्रेजेंट टाइम देखें तो लैंड तो जो कल्टीवेटेड और फर्टाइल लैंड है वो तो फिक्स्ड है ना। तो 75% जो पीपल हैं वो फार्मिंग में ही इन्वॉल्व हैं, वो उसी पर डिपेंडेंट है, उनकी जीविका लिवलीहुड चल रही है। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर, या तो अपने ज़मीन पर अपने ही लैंड पर फार्मर के रूप में है, या तो जो लैंड लेस फार्मर है वो दूसरे जो लार्ज मीडियम फार्मर है उनके लैंड पर फार्म लेबरर के रूप में वर्क कर रहे हैं। दे विल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म। जो फार्म लेबरर है वो क्लोजली रिलेटेड है प्रोडक्शन के लिए वो मीडियम ऑफ फार्म लेबरर के लैंड पर। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ ए बेसिक कंस्टेंट इन रेजिंग फ्रॉम फार्म प्रोडक्शन। तो एक बहुत विरोधाभास है कि कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाएं, क्योंकि लैंड कल्टीवेटेड एरिया जो है वो फिक्स्ड है ना। इसलिए 1960 में पालमपुर जो है विलेज वो बहुत एक फिक्स्ड एरिया है। तो 1960 के पालमपुर में वहाँ लैंड को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो वहाँ लैंड एरिया जो है वह क्या है, बढ़ाया नहीं जा सकता है, वो शॉर्ट टर्म में बढ़ाया ही नहीं जा सकता। By then some of the vast land in the village had been converted to cultivated land। तो इसके द्वारा धीरे धीरे वास्ट लैंड को, जैसा मैं कि बताया, वो कल्टीवेटेड लैंड के रूप में, फॉर्म के रूप में धीरे धीरे चेंज होता आया है। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। तो आगे अगर चाहें तो फार्म प्रोडक्शन को नए लैंड में कन्वर्टेड करने के लिए तुरंत ही हम लोग नहीं पा सकते हैं। इसके लिए आगे बहुत प्रोसीजर करना होता है, तभी नया कल्टीवेशन के लिए लैंड, एक फर्टाइल लैंड को प्राप्त करते हैं। इसको सब मैं पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो लैंड एरिया मेजरमेंट है तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। हम लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लैंड एरिया मेजरमेंट करने के लिए हेक्टेयर का यूज करते हैं, लेकिन गांव के लोकल भाषा में अगर देखें तो बीघा, गुंथा और सब भी एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है लैंड का, ये सभी यूज किए जाते हैं। तो 1 हेक्टेयर कितने इक्वल के बराबर होता है, 100 मीटर्स हैंड को स्क्वायर कर दें तो वो 1 हेक्टेयर लैंड की एक मेजरमेंट एरिया हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे और यहाँ पर हम लोग देखे थे कि 1960 के बाद 1970 में लैंड जो कल्टीवेशन एरिया है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के इंक्रीज़ होने से जो कि फर्टाइल लैंड है वो इंक्रीज हुई है और 200 हेक्टेयर्स के तक हो गई है। पहले कम था, अब जब इरिगेशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्टेबलाइज की, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी ट्यूबवेल स्टेबलाइज करने लगे, तो कल्टीवेशन एरिया जो फर्टाइल लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। यानी जो वास्ट लैंड है धीरे धीरे वो फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लोग स्टेबलाइज अधिक से अधिक कर रहे हैं।
Not all villages in India have such a high level of irrigation apart from the riverine plain. Coastal region in our country are well irrigated. केवल अगर बात करें कि इंडिया के अंदर ही इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, बल्कि नदी के किनारे समुद्री एरिया भी जो कंट्री से वेल इरिगेटेड फैसिलिटीज़ से युक्त हैं। इन कॉन्स्ट्रेट प्लेटिव रीजन, अगर इसके विरोध में देखें तो जो पहाड़ी पठारी इलाका है वहाँ पर बहुत ही कम इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस दैन 40% इन इरिगेटेड इवन टुडे। अगर बात करें तो अगर भारत में तो अभी तक 40% ही इरिगेटेड फैसिलिटीज़ हैं। अपने भारत में 60% अभी भी एरिया वंचित है इरिगेशन फैसिलिटीज़ से। सिर्फ 40% इरिगेशन फैसिलिटीज़ ही स्टेबलाइज हो पाई है। अभी 60% एरिया ऐसे हैं जहां इरिगेशन फैसिलिटीज़ या तो बहुत नाम मात्र के हैं या तो है ही नहीं। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो 60% जो एरिया है रिमेनिंग है वो अभी तक रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ तक हो गया था भाई। अब देखिए यहाँ आपका सेकंड टॉपिक है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम एक ही सेम लैंड पर, उसी ज़मीन पर अधिक से अधिक जो है उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल। अगर विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स पैदा करके और सुविधाएं प्राप्त करके हम एक ही ज़मीन पर अधिक से अधिक अनाज को उत्पादित कर सकते हैं। पालमपुर वुड रिजेंबल विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड जाते हैं तो पालमपुर एक वैसा ही मिलता जुलता दिखता गांव हम लोग प्राप्त करते हैं। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। तो जैसा कि हम लोग अभी चर्चा भी किए थे कि अधिक से अधिक जो है लैंड पालमपुर का वह कल्टिवेटेड है, वहाँ कल्टिवेटेड किया जाता है, यानी वहाँ जुताई बुआई अधिक से अधिक लैंड की जाती है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। वहाँ के लोग अपनी ज़मीन को ऐसे बेकारी छोड़ के नहीं रखते हैं, वो हमेशा कल्टिवेटेड करते रहते हैं, यानी उसका जुताई बुआई करते हैं, अधिक से अधिक अनाज को प्रोड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। तो खरीफ के सीज़न में, धान के सीज़न में ज्वार बाजरा, धान के अतिरिक्त भी उत्पादित की जाती है वहाँ पर। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। जो ज्वार बाजरा है वो ह्यूमन के लिए ईटेबल नहीं है, या पहले के लोग खाते थे, लेकिन अब जो है वो मवेशी लोग ही उसको कंज्यूम करते हैं। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो पोटैटो जो ग्रो किया जाता है, उपजाया जाता है, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही इसकी खेती की जाती है, यानी आलू की खेती अक्टूबर एंड दिसंबर के समय में ही की जाती है। इन द विंटर सीजन, अगर विंटर सीजन की बात करें यानी रबी की फसल की बात करें, गेहूं की फसल की, फील्ड आर सोन विथ वीट। अगर जो फील्ड देखी जाते हैं वो पूरे गेहूं से ही भरे रहते हैं, यानी ये रबी के सीजन में गेहूं की खेती हम लोग देखते हैं, जो कि ठंडे शीत ऋतु में होता है, विंटर सीजन में होता है। वो गेहूं की खेती हम लोग खेतों में हरा भरा देखने को मिलता है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। तो किसान अपने उपभोग के लिए गेहूं को अलग करके रखता है और सरप्लस जो होता है वो रायगंज मार्केट में बेच दिया जाता है। उसको जो बचा हुआ सरप्लस अतिरेक होता है वो मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ आल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। कुछ एरिया पालमपुर के फार्मर शुगर कैन उत्पादित करने के लिए यूज करते हैं अपने लैंड को, और उसको क्या करते हैं, इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। तो उसके जो रॉ फॉर्म है, यानी जो गन्ने का पोल होता है कच्चा ही, या तो उसको बेच देते हैं या जैगरी बना करके उसको शाहपुर, जो कि बिग विलेज है या टाउन एरिया है,
टाउन एरिया है, सॉरी, तो शाहपुर टाउन एरिया है जो, वह जैगरी फार्म में या तो रॉ मटेरियल के रूप में ही शुगर को के पोल को वहाँ ले जा कर के व्यापारी ट्रेडर्स लोग उसको बेचा करते हैं। द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। तो इरीगेशन के वेल डेवलप्ड होने के वेल डेवलप्ड होने के बाद ही वहाँ पर खरीफ का, रबी का और जायद की खेती पूरे साल हुआ करती है। यानी कोई भी लैंड आइडल नहीं रहता है, हमेशा लैंड को यूज में लेते रहते हैं। लेकिन ऐसा तभी हुआ जब वहाँ पर वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन का स्टेबलाइजेशन हुआ। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी ही पालमपुर में आई। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। तो इसका क्या परिणाम हुआ? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि वहाँ के जो इरिगेशन सिस्टम है वह रूपांतरित हुआ। पहले कैसा ट्रेडिशनल फार्मिंग में इरिगेशन था, उससे मॉडर्न फार्मिंग में मल्टीपल क्रॉपिंग को करते हुए तो इरिगेशन सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी उसका रूपांतरण हुआ। रेन पर डिपेंडेंट थे, अब स्वयं ही इरिगेशन को, फैसिलिटीज़ को जब चाहे वो उसका लाभ लेते हैं। कैसे? ट्यूबवेल को स्टेबलाइज करके, टुल्लूज को जो है स्टेबलाइज करके, उसको ऑपरेट करके। इसके बाद अब तो नए मॉडर्न एरिया में सबमर्सिबल का यूज़ करके, पंप सेट को अधिक से अधिक जो है स्टेबलाइज करके। तो इसके ऑपरेट के थ्रू हम लोग अधिक से अधिक जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग या गवर्नमेंट सेक्टर के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं और अधिक से अधिक इरिगेशन फैसिलिटीज़ को वहाँ परफॉर्मिंग करते हैं पालमपुर विलेज में। तो यहाँ पर पुरातन काल से चला हुआ आ रहा है पर्सियन व्हील वेयर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड। तो पहले अगर हम लोग देखें कहीं कहीं आप खुद ही अपने कुलपहाड़ एरिया में आप पाएंगे कि पुराने एक वेल है, वेल मीन्स कुआँ। तो कुएँ के ऊपर आप देखेंगे एक व्हील लगी होती है। तो वही क्या है, यहाँ पर दिखाया गया है कि यही जो व्हील हम लोग अपने गांव के इलाके में कस्बे में पाते हैं, वो व्हील एक्चुअली वो पर्सिया देश से होता हुआ आया है वो सभ्यता। तो पर्सियन व्हील जो है वो कुएं के ऊपर जो एक घिरनी लगी होती है, जिसको गांव के लोकल भाषा में बोलते हैं गड़ारी। तो जो व्हील लगी होती है वो क्या होता है, वो राउंड करता है, जब उस पर एक रोप डाल के घुमाते हैं और पानी निकालते हैं तो वो व्हील ही पर्सियन व्हील कहा जाता है। और वो पर्सिया देश से आते हुए हमारे देश में भी वो चीज़ यूज में आया। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि पर्सियन व्हील वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड। तो पर्सियन व्हील को यहाँ पर हम पालमपुर में देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हम लोग वाटर ड्रा करके वहाँ से खींच करके उस व्हील के थ्रू वेल में से और स्मॉल फील्ड को इरिगेट किया करते हैं। पीपल saw that the electric run tubewells could irrigate much to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। तो मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स के फैसिलिटीज़ स्टेबलाइज होने से इरिगेशन इतना मजबूत हो गया कि उसी लैंड पर हम भिन्न भिन्न किस्म के ग्रेन को प्रोड्यूस करते हुए अधिक से अधिक ग्रेन की प्रोडक्टिविटी और क्वांटिटी को प्राप्त करते हैं और तरह तरह के वैरायटी के ग्रेन को उपजाते हैं। तो इसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है, जो एक साल के अंदर भिन्न भिन्न किस्म के यील्ड को प्रोड्यूस करते हैं और अधिक से अधिक ग्रेन की वैरायटी क्वालिटी को प्राप्त करते हैं और प्रोडक्टिविटी भी अधिक से अधिक बढ़ाते हैं। तो इसी को एक ही पीस लैंड पर अगर अधिक से अधिक क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं तो इसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, कि एक ही पीस लैंड पर एक साल के भीतर भिन्न भिन्न वैरायटी के सीड्स को प्रोड्यूस करना और एरिगेशन फैसिलिटीज़ का अधिक से अधिक स्टेबलाइज होना ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। और अच्छा, ये कैसे संभव हुआ? जब इरिगेशन फैसिलिटीज़ का अधिक से अधिक स्टेबलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग अधिक से अधिक इन्वॉल्व हुए। It is the most common way of the increasing production on a given piece of land।
यही एक मोस्ट कॉमन वे भी है जिससे कि हम लोग एक ही दिए हुए पीस लैंड पर अधिक से अधिक प्रोड्यूस बढ़ा सकते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। पूरे पालमपुर में अधिक से अधिक किसान जो है वहाँ पर 2 ही मेन क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं या ग्रो करते हैं। क्या क्या है? मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर। तो पास्ट 15 to 20 ईयर में पोटैटो और थर्ड क्रॉप के रूप में थर्ड क्रॉप के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। वीट, बाजरा, शुगर केन एंड पोटैटो। तो अधिक से अधिक जो है वहाँ के लोग वीट, बाजरा जानवरों के लिए, शुगर केन और थर्ड क्रॉप के रूप में क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? पोटैटो, जहाँ यहाँ फिगर में दर्शाया भी गया है। तो ऐसा वहाँ पर जो फार्मिंग हो रहा है पालमपुर हम लोग देखे हैं। तो ये अच्छा, यहाँ का जो कुछ यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखाया गया है। लेट्स डिस्कस, आओ इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने के लिए आप यहाँ देख भी सकते हैं कि टेबल दिया गया है। टेबल 1.1 शोज़ द लैंड अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया यूनिट ऑफ मिलियन हेक्टेयर। प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ प्रोवाइड। व्हाट डज द ग्राफ शो? ये ग्राफ कैसा दिखता है? डिस्कस इन द क्लास। तो ये सब क्लास में डिस्कस होगा बेटा कि यहाँ पर बढ़ते हुए फ़िलहाल यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ ये पर ईयर का यहाँ प्रोडक्टिविटी दिखाया गया है कि 50 से 51 सन में 129 मिलियन प्रोडक्टिविटी थी। कल्टीवेटेड एरिया था। अच्छा, कल्टीवेटेड एरिया है। तो 50 से 51 सन में 129 कल्टीवेटेड एरिया लैंड हेक्टेयर में था। ठीक है, हेक्टेयर मेजरमेंट है 129 हेक्टेयर। 90 से 91 में 157 हेक्टेयर था। तो 2000 से 2001 में 156 था। उसके बाद थम गया, यानी कांस्टेंट हो गया। पहले तो इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट, यानी 50 से 51 में 129 था, फिर इंक्रीज हुआ 90, यानी 40 ईयर आफ्टर ये इंक्रीज होगा। कितना हुआ? ये 28 हेक्टेयर इंक्रीज हुआ 40 साल में, 28 हेक्टेयर। और उसके बाद 2001 यानी 10 ईयर आफ्टर ये घटने लगा, थोड़ा घटा, यानी लोग कम से कम खेती में इन्वॉल्व होना चाहते थे। अब 2001 में अब कम से कम इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अब धीरे धीरे फार्मिंग सेक्टर से लोग कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की ओर। इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, थोड़ा घटा उसके बाद कांस्टेंट हो गया। 2001 से 2010 से 11 में कांस्टेंट रहा, 2011 से 12 में कांस्टेंट रहा। अब धीरे धीरे घट भी रहा है। 12 से 13 में घटा, फिर 13 से 14 में थोड़ा बढ़ा, 14 से 15 में फिर घट गया। यानी खेती के लोग अब के समय में खेती में कम से कम लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो खेती कम करना चाहते हैं। इसलिए अनाज की कमी हमें अब महसूस होने लगी। अब यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, उसी को ग्राफ में यहाँ आपके ग्राफ में दर्शाया भी गया है। इसको आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया है, इसको आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाई मल्टीपल क्रॉपिंग। तो आपने वहाँ क्या देखा है? आपने ये देखे कि एक ही लैंड पर मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू कैसे ही वहाँ पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। द अदर वे इज़ टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। देखो, एक ही लैंड पर या तो मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू अधिक से अधिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, या तो दूसरा वे क्या है? मॉडर्न फार्मिंग। आधुनिक खेती में भी अधिक से अधिक हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग बहुत एक इसेंशियल टॉपिक है, क्योंकि आपका ये पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिकेट करता है कि कैसे ये अस्तित्व में आया और धीरे धीरे कैसे इसको परफॉर्म किया गया, अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी हम लोग प्राप्त किए, और इसका इम्पैक्ट कैसे वहाँ इंडियन पॉपुलेशन को फुलफ़िल कैसे अधिक से अधिक यील्ड को प्रोड्यूस करके कैसे इसको अनाज की पूर्ति सप्लाई की जाती है या कैसे की गई। तो यही मॉडर्न फार्मिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग दिखाता है कि बढ़े हुए डिमांड, ग्रेन के डिमांड को
कैसे हम लोगों की ज़रूरत पड़ी और हमें इसको अस्तित्व में लाना पड़ा कि अनाज की कैसे हमें बढ़ी हुई मांग को पूर्ति करने के लिए हमें आवश्यकता हुई और आवश्यकता के अनुसार हम लोग खुद ही कैसे इसको अस्तित्व में लाए। तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद ये आवश्यकता महसूस की गई और उसी के अनुरूप हमें इसको अस्तित्व में लाना पड़ा। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग ये दोनों ही आवश्यकता के अनुरूप ही इसकी खोज की गई और ये धीरे धीरे ये अप्लाई भी हुआ। तो यहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग हम लोग पढ़ लिए। मॉडर्न फार्मिंग में देखते हैं द अदर वे इज़ टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड कि एक ही लैंड पर कैसे ही अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो देखते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग में मेथड में क्या क्या होता है, कैसे एक ही लैंड पर अधिक से अधिक वैरायटी के सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, और कैसे उसकी मॉडर्न फार्मिंग के थ्रू कैसे ओल्ड ट्रेडिशन से मॉडर्न इरा के ट्रेडिशन में ग्रेन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो द अदर वे इज़ टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड, दूसरा मेथड ये है कि ग्रेन प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करें, तो वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड। अधिक उपज को उत्पादित करने के लिए मॉडर्न फार्मिंग यूज करते हैं। यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। तो यील्ड जो उपज मेजर किया जाता है, एक क्रॉप का उपज जो मेजर किया जाता है कि एक लैंड पर पूरे सीजन में कैसे प्राप्त करते हैं। उपज मीन्स जैसे एक साल में कितना अनाज उत्पादित हुआ, तो प्रोडक्टिविटी को ही उपज कहते हैं, यानी उत्पादन क्षमता बढ़ी या घटी। यील्ड मीन्स उपज। तो एक साल में कितना गेहूँ उत्पादित हुआ, तो ये उपज है। कहते हैं कि आज इस साल खेती उपज बढ़ी है, तो उपज मीन्स प्रोडक्टिविटी, पहले की तुलना में उपज घटी या बढ़ी। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। तो अनाज की मापक की जाती है कि एक ही लैंड पर पूरे एक सीजन, फार्मिंग सीजन के दौरान उपज कैसे उत्पन्न हुई, बढ़ी या घटी। टिल द मिड 1960, अगर 1960 के मध्य की बात करें, द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड। तो पहले ओल्ड ट्रेडिशन में बेटा क्या होता था, जो सीड की प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, बहुत लो थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, क्योंकि देखिए अब जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज होगा मॉडर्न फार्मिंग में, उसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, अधिक से अधिक इरिगेशन की फैसिलिटीज़ का स्टेबलाइजेशन वो मांगती है कि अधिक से अधिक जो है इरिगेशन का सिस्टम का स्टेबलाइजेशन हो। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं मॉडर्न फार्मिंग में, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को पहले ही स्टेबलाइज करना पड़ता है हम लोगों को, तभी ये यूज में आ सकता है मॉडर्न फार्मिंग में, नहीं तो इसका अस्तित्व कतई नहीं होता। तो ओल्ड ट्रेडिशन के बाद अगर हम मॉडर्न फार्मिंग हम लोग खेती करने लगे या इसकी ज़रूरत पड़ी, तो इसके पीछे इसका मेन कारक है इरिगेशन फैसिलिटीज़ का अस्तित्व में आना। तो पहले इरिगेशन फैसिलिटीज़ को हम लोग स्टेबलाइज किए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के इन्वॉल्व होने के बाद, और इसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को यूज करते गए, क्योंकि ये भाई अधिक से प्लेंटी वाटर की आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को, क्योंकि ये इसकी जो नई तकनीकी बीज की ये मतलब आया प्रोड्यूस हुआ, और जो केमिकल फर्टिलाइज़र इसके बाद यूज भी किया जाता है, तो ये बहुत पानी की रिक्वायरमेंट लेती है, यानी ये खुद मांगती है पानी, बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती है, तभी ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। एक यील्ड को एक लैंड पर
अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं, यानी अधिक से अधिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो फार्मिंग में, मॉडर्न फार्मिंग में इरिगेशन फैसिलिटीज़ का होना बहुत अधिक ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो सीड्स थे वो कम से कम वाटर को नीड थी उनकी, लेकिन अब जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं वो बहुत अधिक मात्रा में प्लेंटी वाटर उनको रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो अच्छी तरह से वो ग्रो हो सकते हैं, नहीं तो उनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा, यानी वो बढ़ेंगे ही नहीं, खुद ही उनके पौधे मर जाएंगे। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैनर एज फर्टिलाइजर्स। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में फार्मर्स क्या यूज करते थे? काउ डंग को यूज करते थे और नेचुरल मैनर को, प्राकृतिक जो खाद थी काउ डंग के थ्रू या फर्टिलाइज़र था वही यूज ट्रेडिशनल फार्मिंग में सीड्स को रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को जो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट होती है। All these were readily available with the farmers who did not have to buy them। तो ट्रेडिशनल सीड्स जो काउ डंग और नेचुरल मैनर को या फर्टिलाइज़र को उनकी रिक्वायरमेंट होती थी वो क्या थी? वो खरीदते थोड़ी थे, वो फ्री इन कास्ट थे, वो फ्री में ही मिल जाया करते थे घर पर ही, क्योंकि वो मवेशी पालते थे और उसी के थ्रू वो नेचुरल मैनर और काउ डंग और फर्टिलाइज़र को खेतों में यूज किया करते थे। लेकिन जब मॉडर्न फार्मिंग अस्तित्व में आई या 5 ईयर प्लान के बाद हम लोगों को महसूस की गई कि हमें ग्रेन का प्रोडक्शन अधिक से अधिक इंक्रीज़ करना है, तो उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आई जो 1960 में स्वामीनाथन के द्वारा, हरित क्रांति स्वामीनाथन के द्वारा ही लाया गया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding variety seeds compared to the traditional seeds। तो बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन श्री स्वामीनाथन के द्वारा इंडिया में लाया गया, हरित क्रांति स्वामीनाथन के द्वारा 1960 के बाद स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया, और इसके थ्रू हम लोग गेहूं और चावल की अधिक से अधिक अच्छे किस्म की वैरायटी की उत्पादकता को प्राप्त किए कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। तो पुराने सीड्स की तुलना करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अस्तित्व में आने के बाद जो 1960 के बाद में आया, उसी के बाद हम लोग वीट और राइस की अधिक से अधिक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को प्राप्त कर सके कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। अगर ट्रेडिशनल सीड्स की तुलना करें तो द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या प्रॉमिस करती है? आपको ये दावा देती है कि अगर ट्रेडिशनल सीड्स की तुलना में हमें आप ग्रो करेंगे तो आप एक पौधे के जो ट्रेडिशनल का जो पौधा बनेगा उसके सीड्स के, उसकी तुलना में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के पौधे अधिक से अधिक जो है ग्रेटर अमाउंट में ग्रेन को आपको प्रदान करेंगे। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणामस्वरूप द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वांटिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन देन वाज पॉसिबल अर्लियर। जो कि पहले इतना संभव नहीं था, लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से आने के बाद एक ही सेम लैंड पर आपको अधिक से अधिक अनाज की उत्पादकता को ये दावे के साथ प्रदान करता है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स however needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticide to produce best result। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है, हालांकि अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता और केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है, तभी यह आपको अच्छे परिणाम को प्रदान करता है। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी प्लेंटी ऑफ वाटर अगर प्रोवाइड न किया गया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को प्रोड्यूस करने में, यानी उसको ग्रो करने में, या इसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को नहीं यूज किया गया, तब तक ये अपना पूरा प्रभावकारी रूप नहीं दे पाता, यानी ये अच्छा जो है प्रोडक्टिविटी ग्रेन को नहीं दे पाता है। इसलिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ और केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का इसके बाद भी एक अहम भूमिका होती है, तभी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के
को एक ग्रेटर अमाउंट में ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए सक्षम हो पाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि मॉडर्न फार्मिंग में मेथड में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को स्टेबलाइज करना होता है। उसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल एंड पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा मॉडर्न फार्मिंग में हमें न्यू इन्वेंटेड एग्रीकल्चरल टूल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हार्वेस्टर, कल्टीवेटर और थ्रेसर। तो ये सब भी रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम लोग कम समय में जल्दी से जल्दी अपने अनाज को खलिहानों में निपटा सकते हैं और अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी को हम लोग देखते हैं। तो बेटा मॉडर्न फार्मिंग एक चमत्कारी प्रभाव इंडिया में लेके आया, जो ग्रेन प्रोडक्टिविटी को अधिक से अधिक बढ़ाया। हमारे बढ़े हुए जनसंख्या की मांग को पूर्ति करने के लिए श्री स्वामीनाथन के द्वारा जो हरित क्रांति भारत में लाई गई, थर्ड पंचवर्षीय योजना 1960 के आफ्टर, तो ये एक बहुत प्रभावकारी सिद्ध साबित हुई, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड के थ्रू अधिक से अधिक ग्रेन प्रोडक्शन को हमें प्रदान की और हम लोगों की मांग को फुलफ़िल की। तो इसका कुछ मेरिट भी है, कुछ डिमेरिट भी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हरित क्रांति आने के बाद जो ग्रेन प्रोडक्शन गेहूं चावल का बढ़ा और हम लोगों की मांग को, डिमांड को फुलफ़िल कर रहा है, कि बढ़े हुए डिमांड जो पॉपुलेशन बढ़ने से हमें प्रोडक्शन को बढ़ाया है, वो मॉडर्न फार्मिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू ही हम लोग जो है सक्सेस हो पाए हैं। तो ये इसके कुछ मेरिट भी हैं, कुछ गुण भी हैं, कुछ अवगुण भी हैं। तो अभी इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और सब आएगा बेटा, तो बने रहिए, पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, अच्छा ये हो गया। हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो हायर यील्ड का तभी जो है हम लोग उपज को अधिक से अधिक प्राप्त कर संभव बना सके। कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को क्या क्या कम्बिनेशन की आवश्यकता होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड को। मैं पहले ही बता दिया कि इन सभी का कम्बिनेशन होता है, तभी हम लोग मॉडर्न फार्मिंग का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, तभी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को अधिक ग्रेन प्रोडक्टिविटी हम लोग प्राप्त करते हैं। अगर इसमें से कोई भी छूट गया, अछूता हो गया या छूट गया, तो हम लोग मॉडर्न फार्मिंग का अधिक से अधिक लाभ नहीं उठा सकते हैं। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग के तरीक़ों को भारत में कहाँ कहाँ लागू किया गया? पंजाब में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। द फार्मर इज इन दीज रीजन सेटअप ट्यूबवेल फॉर इरीगेशन। तो यहाँ के लोग सबसे पहले क्या किए, इरीगेशन फैसिलिटीज़ को ही पहले स्टेबलाइज किए, तब मॉडर्न फार्मिंग को अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में लाए। द फार्मर इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल फॉर इरीगेशन एंड मेड यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। तो वहाँ के लोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो है, तो इरीगेशन फैसिलिटीज़, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड को यूज करते हुए इन क्षेत्रों में मॉडर्न फार्मिंग को अस्तित्व में लाए और अधिक से अधिक गेहूँ और चावल की प्रभाव की उत्पादकता को के रूप में देखे। सम ऑफ दीज बॉट फार्म मशीनरीज। तो वहाँ पे कुछ लोग जो धनी लोग थे, वो ट्रैक्टर को ख़रीदे, कल्टीवेटर को ख़रीदे, परचेज किए, थ्रेसर को परचेज किए, विच मेड प्लाइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। नए अत्याधुनिक जो कृषि यंत्र थे, उनका क्या प्रभाव आया खेती में, कुछ कि वो जल्दी से जल्दी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जल्दी जल्दी वो कल्टीवेशन कर रहे हैं। पहले समय में लोग, पुराने समय में बैल से जुताई करते थे, पूरे दिन लग जाते थे, अब तो आधे घंटे 20 मिनट में एक एक बीघे खेत की जुताई कर देता है वो कल्टीवेटर, ट्रैक्टर। तो ये जल्दी से किसी काम को कम समय में उसको अंजाम दे देता है। नए अत्याधुनिक इनोवेशन टेक्नोलॉजी क्या है?
पुराने इनोवेशन टेक्नोलॉजी में और नए इनोवेशन टेक्नोलॉजी में यही अंतर है बेटा। इनोवेशन मीन्स नवीनीकरण, टेक्नोलॉजी मीन्स करने का ढंग। तो हम लोगों को जो नवीनीकरण होता है, जैसे मान लीजिए कि बैल से जुताई होता था पुराने में, अब वो ट्रैक्टर फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं, तो ये नवीनीकरण हो गया। यानी बैल से अब ट्रैक्टर की ओर जब हम लोग मॉडर्न एरिया में आए, मॉडर्न फार्मिंग की रिक्वायरमेंट हुई, तो ये इनोवेशन हुआ। बैल से हम लोग ट्रैक्टर की तरफ खेती करने की ओर बढ़े, तो ये इनोवेशन है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है कि टेक्नोलॉजी कैसे ट्रैक्टर को बनाए, किस तरीके से उसको सर्च किए, इन्वेंट किए और उसको ये रूप दे दिए, तो ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में हम लोग उसको रूप देते हैं, यानी एक तकनीकी से किसी एक गुड्स को बनाते हैं। और इनोवेशन एक पुराने समय से नए समय में कैसे परिवर्तन हुआ, तो ये यहाँ पर इसमें प्रोडक्टिविटी को दिखाया कि कैसे ग्रेन प्रोडक्टिविटी को अच्छा रिजल्ट मिला। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटी वाज 1300 kg पर हेक्टेयर। तो ये मॉडर्न फार्मिंग जो ट्रेडिशनल फार्मिंग की तुलना में इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैराइटीज़ वाज 1300 kg। अच्छा, ट्रेडिशनल वैराइटीज़ में प्रोडक्टिविटी कितनी थी? 1 हेक्टेयर पर 1300 पर केजी पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर पर 1300 किलो जो है ग्रेन प्रोडक्टिविटी थी। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग जो अस्तित्व में आई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के थ्रू हम लोग 3200 kg पर हेक्टेयर प्राप्त करने लगे। There was a large increase in production of the wheat. Farmer now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. तो अब मॉडर्न फार्मिंग के अस्तित्व में आने पर हमें अधिक से अधिक ग्रेन प्रोडक्टिविटी मिली, जो उपभोग करने के अलावा हम लोग मार्केट में बेच दिया करते हैं। तो बेटा ये सब यहाँ पर बताया गया है और यहाँ डिस्कस के लिए कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको मैं पहले ही आप लोगों को करा दिया। बाकी जो डिस्कस वाले क्लास में होंगे क्वेश्चन, वो क्लास में कराए जाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप पढ़ते जाइए। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो आप व्हाट्सएप हमारे लिंक पर पूछ लिया करिए। तो सजेस्टेड एक्टिविटी भी मैं करा दिया हूँ, लमसम मैं सभी कराता जाता हूँ क्वेश्चन। आपके चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चन हैं बहुत कम ही छोड़ करके जो क्लास में डिस्कशन के लायक हैं, बाकी सब मैं करा चुका हूँ। बाद में अब आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं डेली कराता हूँ, उसको भी आप लोग